वेलकम बैक बेटा। आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन का वन शॉट सीरीज जो है उसमें आज का टॉपिक होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। अगर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझना हो, उसके अंदर का जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक है, कोवैलेंट है, पोलर है, नॉन पोलर है, अगर समझना हो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, उसका पर्टिकुलर शेप क्या हो सकता है, ये सब जानना है तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो शुरुआत के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्टेट रूल, कोवैलेंट बॉन्ड और लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल को समझने की हम कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या होता है केमिकल बॉन्ड। यस स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। केमिकल बॉन्ड होती है बेटा एक अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड क्या होती है बेटा? केमिकल बॉन्ड होती है एक अट्रैक्टिव फोर्स जो दो एटम को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो ये जो होता है यहां पर आपको ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पूछी जाएगी। केमिकल बॉन्ड में जो कोई इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ना व्हाट इज मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? याद रखिए आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, उसके बाद अभी जनरली हम क्या करते हैं ना, लेविस सिंबल यूज करते हैं। और लेविस सिंबल क्या होते हैं ये पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, क्योंकि ऑक्टेट रूल जो दिया है वो लेविस नहीं दिया है। लेविस या फिर हम बोल सकते हैं कोसेल लेविस अप्रोच भी हम बोलते हैं। तो एक्चुअली लेविस ने क्या बताया था, अगर आपको किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बताना है तो आपको करना है कि उसका सिंबल लिखना है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है डॉट में क्या कर सकते हैं, डॉट या फिर क्रॉस, लेविस क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो सिर्फ आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करोगे बेटा, मेंशन करोगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या होते हैं लेविस स्ट्रक्चर के, लेविस सिंबल के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं देखिए यहां पर बताया हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। इससे आपको वैलेंसी पता चलती है स्टूडेंट। क्या पता चलती है? वैलेंसी। आपको कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। द ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज जनरली आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन द लेविस स्ट्रक्चर और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो या तो जनरली क्या होता है ना, आपको क्या होता है ना, उसमें से आप 8 माइनस कर दो। सपोज इसमें से अगर आप क्या करते हो, 8 में से 7 को माइनस करते हो तो 1 आएगा, और यहां पर जनरली क्या होता है 1। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर वेरी यूजफुल ओके टू प्रिडिक्ट दी व्हाट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी पता चलती है तो जनरली ग्रुप आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। ये लेविस स्ट्रक्चर का क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, ऑक्टेट रूल क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? द थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम ओके इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इट वाज डेवलप्ड बाय कोसेल एंड लेविस। ओके, इसलिए उसको लेविस कोसेल अप्रोच कहा जाता है। अभी यहां पर क्या बताया, ऑक्टेट रूल का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे हम। एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्रॉम वन एटम टू दी another atom. Atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another, that is exchange gaining or losing of electron, or by sharing of number of electrons in order to have an octet in their valence shell. Okay, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए एटम्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। और ये जो रूल है इस रूल को कहा जाता है ऑक्टेट रूल। सम एक्सेप्शंस आर देयर, मतलब डुप्लेट भी होता है, कुछ एक्सेप्शन है जो आगे भी हम देखने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर हमें देखना है कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। देयर आर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अभी उसका डिटेल में नहीं जानते हैं, हमें वन शॉट में इसको कंप्लीट करना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा बेटा? तो कोवैलेंट क्या होता है देखो बच्चा, लेविस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा ना बड़ा करते हैं हम, सो यू गेट एन आइडिया, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको। ओके ओके, ठीक है। ओके, तो लेविस का पोस्टुलेट क्या है बताओ? लेविस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration that is stable octet by link by the chemical bonds. Okay, Langmuir introduced the term covalent bond. मतलब लेविस ने ये नहीं बताया, लेविस ने सिर्फ शेयरिंग बताया। कोवैलेंट बॉन्ड ये टर्म जो है वो लैंगमोर ने बताया था। अकॉर्डिंग टू लेविस लैंगमोर थ्योरी द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम जो रहेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या करेंगे, शेयर करेंगे, मतलब जोड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, क्लोरीन 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 को आपके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या कर लेते हैं, ये जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये जो इधर वाला देखो, ये छोड़ दो आप, ये छोड़ दो। अब ये छोड़ दिया आपने तो ये इलेक्ट्रॉन बचा इसका एक इसका एक, दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लेते हैं और शेयर करने के बाद आपको क्या मिलता है, कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है। एक याद रखो स्टूडेंट, वन कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा? दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। ओके, चलिए ये यहां पर दिया उन्होंने डायग्राम दिया है, वो समझने की कोई ज्यादा ये नहीं है हमें। चलिए अभी क्या करते हैं ना, यहाँ पर अलग अलग ये हो सकते हैं, मतलब शेयरिंग क्या है ना, देखिए मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं बेटा, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको डुप्लीट करने कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन हमेशा क्या फॉर्म करेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर होगी। अभी हम जाएंगे डबल बॉन्ड के, तो जनरली क्या होता है ना, टू एटम शेयर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल हम देख पाएंगे, तो O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड होता है, एक दोनों ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, सॉरी एक पेयर अगर है
तो समझ लेना है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, दो अगर पेयर है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से बनेगा तो क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन शेयर करता है, तो टोटल 6 नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर कि नहीं। एंड देयरफॉर नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसमें क्या याद रखना आपको, सिंगल बॉन्ड वन सिंगल पेयर, डबल बॉन्ड टू शेड पेयर, ट्रिपल बॉन्ड थ्री शेड पेयर। आया समझ में, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लिमिटेशंस दिए उन्होंने ऑक्टेट रूल के। ऑक्टेट रूल में तो बताया था कि कम से कम जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे है जहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट आता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब क्या, 8 से कम इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे बेटा जिसमें सेंट्रल एटम के पास पूरे कितने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी वो स्टेबल होते हैं। ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए यहां पर दिया लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन उनके वैलेंस शेल में 1 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर कि नहीं। कुछ अलग दूसरे भी कंपाउंड है, जैसे कि देखिए यहां पर BeCl2 की मैं बात करूं, BeCl3 की बात करूं या AlCl3 की बात करूं, बराबर कि नहीं। तो बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। और क्लोरीन आइटम कितने हैं, 2 2 और 2 कितने हुए, 4, बराबर कि नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। तो ये सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन दे रहे। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन आइटम 3 है, कितने हो गए, 6। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन देता है, तो कितने हो गए, 6। मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि उसके हिसाब से तो 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए थे, लेकिन सेंट्रल एटम के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, फिर भी ये स्टेबल है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 6 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलते हैं। इट इज द व्हाट वी कैन से लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में देखते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब यहां पर क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आप देख पाओगे। व्हाट इज मीन बाय ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या तो इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए या 8 होने चाहिए, बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। इन मॉलिक्यूल्स विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर नाइट्रोजन एटम। किसके लिए, नाइट्रोजन एटम के लिए। यहां पर आप देख पाओगे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितना हो गया, 11। तो ऑड इलेक्ट्रॉन क्या हो गई ये, दिस इज द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। यहां पर भी आप देख पाओगे यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर 5, यहां पर 6, तो ये भी क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो लेविस स्ट्रक्चर इज द बेस्ट बेटा। ऑड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर दिया है लिमिटेशंस, आगे कंटिन्यू करना है। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल यहां पर आपको दिया है, देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। अभी हमें देखना है एक्सपांडेड ऑक्टेट। नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्सपांडेड ऑक्टेट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा इसके अंदर। 8 से क्या रहेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। कुछ मॉलिक्यूल है जहां पर क्या होते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सेंट्रल एटम में डी ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। क्योंकि क्या होता है ना, अगर ऑक्टेट होगा ना तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन और पी के 6 इलेक्ट्रॉन क्या कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट शेल आएगी तो मतलब क्या होगा, जो वैलेंसी बढ़ेगी उसकी, तो डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, मतलब 6 से ज्यादा, सॉरी 8 से क्या रहेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपांडेड ऑक्टेट। जैसे कि यहाँ पर PF5 दिया है बेटा, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और फ्लोरीन 5, कितने हो गए, 10। ओके, यहाँ पे SF6 दिया है बेटा, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और सल्फर के 6, टोटल कितने हो गए, 12। तो मतलब मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा। यहाँ पर भी 12 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल एटम रहेगा उसके पास 8 से क्या रहेंगे बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे भी कुछ लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल के। देखिए 3 मेन है, इनकम्प्लीट, एक्सपांडेड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट में 8 से कम, एक्सपांडेड में 8 से ज्यादा रहेंगे सेंट्रल एटम के पास, और ऑड इलेक्ट्रॉन में ऑड नंबर ऑफ क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया। देखो ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्टेट रूल का पूरा पूरा खेल जो है ना बेटा, किस पे डिपेंड होता है, नोबेल गैस पे। तो आपने याद रखना है। ठीक है, कई के पर ये कंडीशन मेंटेन नहीं होती है। द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं करती है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बताते, ये सिर्फ मॉलिक्यूल की क्या एक्सप्लेन करते हैं, स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों होता है, उसकी एनर्जी बढ़ती क्यों है, कम क्यों होती है, मतलब इट डज नॉट अकाउंट टू द chemist what we can say, energy of the molecule. But we know that energy and stability are related to each other. Energy increases, stability decreases. तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी हमें क्या करना है ना, जो नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेविस डॉट एंड फॉर्मल चार्ज। लेविस डॉट स्ट्रक्चर है और क्या है, फॉर्मल चार्ज है बेटा। तो इसको क्या करते हैं, हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्या है यहाँ पर, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया है, बहुत ही सिंपल होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना। इसमें करना क्या होता है ना आपको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स आयंस इन टर्म्स ऑफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने मैथ का सेट टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दीज आर द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू ऑक्सीजन ओनली।
दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग्स टू ऑक्सीजन ओनली, बट ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ओके ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस बिलोंग्स टू कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, म्यूचुअली क्या हुए वो शेयर हुए। तो ये अगर पिक्चर आप याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। और जब जो अभी दोनों में है देखो, हाँ यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, एक शेड पेयर है तो मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, या फिर तीन शेड पेयर है मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, बराबर कि नहीं। और यहाँ पर एक पेयर मतलब ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H2 मॉलिक्यूल। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, C2H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राइटिंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखना है ना, मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। चलिए, count the total number of valence electrons for anions, odd electron for each negative charge, and for cation subtract one electron for each positive charge, एक positive charge के। Write skeletal structure, draw single bond by one shared pair of electron between bonded atom, remaining electron pairs are either utilized for multiple bonding or remain as the lone pairs, if necessary rearrange the electrons as multiple bonds or lone pairs to complete the octet। चलिए अभी क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो कैसे निकालेंगे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सेंटर में रखना है, बराबर है। अभी बताइए कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार, तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख देता हूं चार। और ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, बराबर कि नहीं। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एडिशन करते हैं, 6+4+6 टोटल कितने होने चाहिए, 16। क्या 16 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देख कैसे लिख सकता हूँ, सेंटर में ये डबल बॉन्ड, ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ओके। लेविस स्ट्रक्चर दिखाना ही आपको, तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन के ये पेयर जो है तो ये भाग क्या रहेंगे, ओके। दीज आर कॉल्ड एज लोन पेयर, इनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर, और इनको कहेंगे बेटा बॉन्ड पेयर। होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ओके। ये देखिए जो शेड है उनको बॉन्डिंग में मेंशन करो, जो शेड नहीं या तो लोन पेयर में कन्वर्ट करो या ऑड इलेक्ट्रॉन के जैसे रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर CO मॉलिक्यूल। अभी CO मॉलिक्यूल के लिए दिया है उन्होंने। अभी CO मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ पर होता क्या है, कार्बन इसको एक लोन पेयर दे देता है, तो यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शेयर कर लेता है लेकिन उसकी पेयर, तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ये रेजोनेंस में भी हो सकता है, ये लेविस स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी के लेविस स्ट्रक्चर आप निकाल ही सकते हो कि कैसे निकालना है लेविस स्ट्रक्चर। चलिए इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला है बेटा, देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन द नेट चार्ज इज possessed बाय द आयन एज अ होल एंड नॉट बाय द पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर एटम। ये फॉर्मल चार्ज बाद में रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया गया। फॉर्मल चार्ज, ओके, दिख रहा है आपको, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ओजोन का स्ट्रक्चर दिया बेटा, समझ में आ रहा है आपको, ये किसका स्ट्रक्चर है, ओजोन का स्ट्रक्चर है। तो ओजोन के स्ट्रक्चर में आप देख पाओगे यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है, ओके, दिख रहा है आपको, कितने ऑक्सीजन एटम है, 3। थोड़ा हीट चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है आपको 3 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं, ओके। इनको नंबर दिए, तो सेंट्रल एटम मार्क बाय 1, उस पर कितना चार्ज होगा, देखिए 1 है, अभी ये 1 दिख रहा है आपको। तो अभी इसके पास लोन पेयर है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ओके। एक क्या है, लोन पेयर दिया उन्होंने जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगी, उसको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, -1/2। और टोटल बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6। अब बताइए मुझे क्या आएगा, 6, ओके, माइनस क्या आएगा, 5, बराबर कि नहीं, प्लस कितना आएगा, 1। तो इस ऑक्सीजन पर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, +1। अभी सेकंड ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर कितने बेटा, ओके, 2 लोन पेयर है तो 4, वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और बॉन्ड कितने फॉर्म किए, 2, तो इस पर कितना चार्ज रहेगा, 0। और लास्ट वाला जो है उस पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म किया है और बाद में उस पर निगेटिव चार्ज आना ही चाहिए, तो कितने आ गए, 2 और 2 6, तो ये 6 हो गए। और बॉन्ड एक ही फॉर्म किया है तो -1, 6 - 6 -1, तो कितना आएगा, -1। तो इस पर कितना चार्ज है, -1। तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और बाद में लोन पेयर इसका रेजोनेंस का कंसेप्ट आया था स्टूडेंट, तो उस टाइम में हम उसको क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये पहला सेशन हमने हमारा कंप्लीट हो गया। हमने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखी, कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखा, फॉर्मल चार्ज कैसे होता है वो भी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखेंगे तो उस पॉइंट में सीखने की कोशिश करेंगे कुछ नया कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते बेटा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमें डिस्कस करना है व्हाट आयोनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड एंड लैटिस एंथैल्पी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं। तो क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, इसको समझने की कोशिश करता है बेटा, ठीक है। आयोनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड क्या होता है, सो आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा, ये फॉर्म होता है, अगर आप यहां पर देख पाओगे, ओके, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल सेपरेटेड बाय द
नोबेल गैस, मतलब दोनों में नोबेल गैस का डिफरेंस होता है। द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, ओके, फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, मतलब पॉजिटिव आयन बाय द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ओके। तो ये जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है कैटायन और एनायन के बीच में, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट, या फिर क्या फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। देखिए यहां पर दिया है आपको कि कैसे फॉर्म होता है, देखो द बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ, ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इट टर्म एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस ऑन द आयंस, thus calcium is assigned with positive electrovalence of 2 while chlorine is by 1। तो मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो आपने ये समझ लेना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द टेक एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होता है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम आयोनिक बॉन्ड जो होता है, ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड क्या रहेगा, ओके। देखिए आयोनिक बॉन्ड में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट में बताऊंगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, ओके। और उसके बाद इनकी लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा रहेगी उतना वो आयोनिक बॉन्ड क्या रहेगा बेटा, स्ट्रांग रहेगा रहेगा, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली हाई negative value of electron gain enthalpy. Lattice enthalpy plays a key role in the formation of ionic compound. मैंने अभी बोला आपको जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतना ज्यादा क्या रहेगा, वो जो आयोनिक बॉन्ड है उतना क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लैटिस एंथैल्पी क्या होते हैं जान लेते हैं। जनरली सीटी के लिए इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप डेफिनेशन के थ्रू ही जान सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस। मैं एटम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आयंस की बात कर रहा हूं, तो ये समझ लेना है आपने। और जनरली जनरली क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी जो होती है तो वो नेगेटिव होती है। आप यहां पर देख पाओगे कि जो मतलब सोडियम क्लोराइड है ना, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी कितनी थी, 788 दी है, क्या दी है, 788। तो जनरली जब फॉर्म होते हैं ना तब वो एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो अगर आप कंसीडर करते हो तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट एनर्जी, आपको देनी पड़ेगी, तो इसीलिए वो पॉजिटिव भी लिखा जाता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी वही होती है बेटा जो गैसीय स्टेट में आयंस होते हैं, सॉलिड स्टेट में आने के बाद जो एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, उसको भी क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट हमें देखना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, अभी हम देखेंगे कुछ बॉन्ड पैरामीटर जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आयोनिक बॉन्ड में मैंने बता दिया आपको क्या क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम आयोनिक बॉन्ड की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। चलिए अभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जो आगे जाना है हमें वो देखना है बॉन्ड पैरामीटर। तो कितने बॉन्ड पैरामीटर है स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है आपको कितने, हाउ मेनी बॉन्ड पैरामीटर्स आर देयर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर, इसकी हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। चलिए हाँ अभी देखिए क्या दिया आपको, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ दिया है, आप देख पा रहे होंगे क्या दिया है, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन द मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ्स आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड। और तो वो मेथोडोलॉजी वगैरह कुछ हमें याद रखने की जरूरत नहीं, आपने समझ लेना है। देखिए दो एटम दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रहेगा दैट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलना है आपने, बॉन्ड लेंथ बोलना है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कहां कहां पर हेल्प करेगी, देखो कोवैलेंट रेडियस एंड वैन डेर वाल्स रेडियस। अभी देखिए यहां पर क्या होता है ना, कोवैलेंट रेडियस, इसका एक डेफिनेशन आप याद रख लो। कोवैलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम जॉइंड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल, एंड द वैन डेर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स व्हिच आर नॉट बॉन्डेड, जो एक दूसरे के साथ क्या नहीं होते, बॉन्डेड नहीं होते, एक सेफेस्ट डिस्टेंस उनके बीच में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना बेटा क्या दिया है आपको, बॉन्ड एंगल दिया है। तो बॉन्ड एंगल के लिए जो दो एडजेसेंट बॉन्ड होंगे, ओके, दो एडजेसेंट जो बॉन्ड होंगे जिनका एक ही एटम सेंटर रहेगा, ओके, उनके बीच में जो एंगल रहेगा उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स आयन, या सिंपली मैं बोल सकता हूं कि इट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट कोवैलेंट बॉन्ड। दो एडजेसेंट कोवैलेंट बीच बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स आयन। ये शेप या फिर कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कुछ एंगल्स वगैरह जो है तो वो आपको दिए जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और वीएसपीआर थ्योरी के बारे में यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है बेटा आपको बॉन्ड एंथैल्पी। अभी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, बता सकता है कोई, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है बेटा ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवैलेंट बॉन्ड। मैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं, आयनिक बॉन्ड की नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, एक मोल कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, एंड मोस्टली इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। इसको आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकते हो, बराबर कि नहीं, ठीक है, या फिर बॉन्ड एंथैल्पी भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ एक एक एक, एक इंपॉर्टेंट, ओके, देखिए यहां पर क्या लिख के दिया आपको दिख रहा है, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल।
जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी बेटा, जिसको हम टर्म करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जितनी ज्यादा होगी उतना वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, उतना वो बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया आपको बॉन्ड एंथैल्पी। कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट, एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, जैसे कि अभी H2 दिया है, देखो यहाँ पर, तो H2 दिया है तो क्या होगा ना, यहाँ पर दो बॉन्ड रहेंगे, बराबर कि नहीं। इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर में समझ है ना? अभी दो है, तो दोनों की अगर बॉन्ड एंथैल्पी सेम नहीं रहेगी, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज। देखिए पहला बॉन्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दूसरा बॉन्ड थोड़ा जल्दी निकल जाता है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन फिर जब हम लिखते हैं ना, तो लिखते समय क्या करते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बताया स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर भी। ठीक है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इन द लेविस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कितने शेड पेयर है उस पर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जितने शेड पेयर रहेंगे दो ही एटम के बीच में, हाँ, जैसे कि सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एक ही है तो बॉन्ड ऑर्डर एक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दो है तो बॉन्ड ऑर्डर दो है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में तीन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, तीन है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Okay. अभी कुछ रिलेशंस यहां पर दिए हैं आपको, जो आपको याद रखना है बेटा। रिलेशन किस किस में रिलेशन दिया आपको, ओके, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। क्या दिया है देखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ओके, उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ओके, सो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं बोलूं तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो इंक्रीजेस, या फिर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। तो सिंपल रिलेशन भी अगर आप याद रखते हो ना स्टूडेंट, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस दिया है, तो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस को हम क्या करते हैं, एक ब्रेक लेके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो स्टूडेंट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या है बेटा, रेजोनेंस में क्या होता है, अ सिंगल लेवी स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है ना, वहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर देखने पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। वैसे भी आपने जीओसी में रेजोनेंस पढ़ा है। यहां पर क्या होता है ना स्टूडेंट, एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे एटम एक ही जगह पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको शिफ्ट किया जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, शिफ्ट। यहां पर आप ओजोन का मतलब एग्जांपल देख पाओगे। देखिए यहां पर क्या होता है ना, अगर मैं यहां पर देखूं तो देखिए ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ पर पाई बॉन्ड इधर क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। द नॉर्मल ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड लेंथ्स आर 148 एंड 121 पीएम रिस्पेक्टिवली। लेकिन जब ओजोन में देखा गया तो ओजोन में इंटरमीडिएट मिला आपको 128। क्या मिला है, 128। तो ये क्यों होता है, ये होता है रेजोनेंस की वजह से। आप आगे देख पाओगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, बराबर कि नहीं। देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, किसके कंसेप्ट की बेसिस पर, रेजोनेंस, व्हेनेवर सिंगल लेवी स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड व्हिच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर से आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं। ठीक है, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। अभी रेजोनेंस अगर आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, और ये उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये देखो दिख रहा है आपको 128 और 128। ओके, तो बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है। ये जो है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा बेटा, यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। इधर निगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव। तो बाद में क्या होता है ना, यहाँ पे माइनस हाफ आएगा, यहाँ पर माइनस हाफ, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस हाफ। तो ये होता है, मतलब ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेवी स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कार्बोनेट आयन वगैरह दिया है, तो आपने देख लेना है कि कितने स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए यहाँ पर। ओके, साइड आइटम देखने हैं, बराबर कि नहीं। -2 चार्ज जो होता है सभी ऑक्सीजन आइटम क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, बराबर कि नहीं। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल का भी आप दिखा सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, इन जनरल इट मे बी रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर कम होता है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। रेजोनेंस एवरेज इज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज अ होल। सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल कर देता है, बॉन्ड एंगल इक्वल कर देता है कौन, resonance. Okay, resonance energy difference between the energy of the resonance hybrid and energy of the most stable canonical structure is called as resonance energy. इसको बोला जाता है resonance energy कहा जाता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे, ये डेफिनेशन याद रखो, दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, जब आप पढ़ोगे या लेक्चर को रिवाइज करोगे, इस डेफिनेशन को लिख लेना है कहीं। ठीक है, चलिए अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप निकालोगे, कुछ रूल होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के। कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आइसोलेट नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम,
ओके, तो ये तो मैंने बताया। देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कोई इक्विलिब्रियम नहीं कि ये ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, बराबर कि नहीं। मॉलिक्यूल सच एज अ सिंगल स्ट्रक्चर which is the resonance hybrid of the canonical forms which cannot be such be depicted by a single Lewis structure, कोई सिंगल लेविस स्ट्रक्चर उसको क्या नहीं कर सकता बेटा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वो भी आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। एक दो मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके अभी नेक्स्ट जो है ना, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आगे क्या देखना है हमें कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ओके, डायपोल मोमेंट क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, दैट इज फजन्स रूल भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये हमने आयोनिक बॉन्ड देखा, कोवैलेंट बॉन्ड देखा, उनमें अभी क्या करना है ना, कंसिडरेशन लेना है। देखिए पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड दैट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्या कंसिडरेशन दिया है, देखो हाँ क्या दिया है उन्होंने, याद रखना है। व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, ओके, देन इट इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो सिमिलर एटम्स है बेटा तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो लगभग सेम होगी, तो वो शेयरिंग ही करेंगे इलेक्ट्रॉन, बराबर कि नहीं। तो इनका बॉन्ड जनरली क्या बनता है, नॉन पोलर बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हुआ है, ओके, उसमें से एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करता है ना, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ओके। सपोज बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो क्या होगा पता है, बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज दी पोलर बॉन्ड। इसको मैं क्या बोलूंगा, पोलर बॉन्ड। और पोलर बॉन्ड की पोलैरिटी एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं ना, डायपोल मोमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्योर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, प्योर 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 की बात कर रहे हैं, इक्वली शेड, ओके, क्या है, इक्वली शेड है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख पाओगे यहाँ पर, ओके। देखिए यहाँ पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए अब ये एटम देखिए आप, अब ये क्लोरीन देखिए, है कि नहीं, अपनी तरफ खींच लेगा। और आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है, बॉन्ड तो है लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अपनी तरफ क्या कर ले रहा है बेटा, खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, किसकी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, बराबर कि नहीं, ये डिफरेंस होता है। चलिए डायपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है डायपोल मोमेंट की। क्या होता है डायपोल मोमेंट, चलिए समझने की कोशिश करते हैं डायपोल मोमेंट को, होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is called as a dipole moment and usually denoted by mu. Okay, mathematically dipole moment is the product of charge and distance of separation of the charge. Dipole moment is expressed by d by unit, okay, and 1 d by unit is equal to 3.33 ही लेते हैं into 10 raised to minus 30 कूलोमीटर। क्या होता है, कूलोमीटर, 1 d by unit का ये याद रखो। डायपोल मोमेंट कैसे, देखिए ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, क्लोरीन है, तो इनके सेंटर के बीच में जो रहेगा ये डिस्टेंस रहेगा, और ये सेपरेशन जो रहेगा, चार्जेस का सेपरेशन रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डायपोल मोमेंट। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतनी ज्यादा क्या रहेगी, पोलैरिटी। और एक चीज याद रखो, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अभी डायपोल मोमेंट क्या है बेटा, डायपोल मोमेंट है क्या, सो डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी बाय कन्वेक्शन इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विद टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव center, okay, put on the Lewis structure of the molecule. The cross is on the positive end and arrow is on the negative head, okay, दिख रहा है, ये arrow है। The arrow symbolizes the direction of shift of electron density towards the molecule. ये arrow बता रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से किसकी तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। वो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, चलिए बॉन्ड डायपोल मोमेंट। अभी क्या होता है ना बेटा, सिंगल मॉलिक्यूल हो तो पहचानना आसान हो जाता है, बराबर कि नहीं, सिंगल अगर मतलब सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, तो अगर सपोज मुझे क्या करना है ना, एक एचएफ मॉलिक्यूल दिया है तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। लेकिन H2O जैसे जो मॉलिक्यूल है वहां पर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, तो यहां पर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपको देखना पड़ता है। सपोज ये ऐसा दिया है आपको, तो ऑक्सीजन बीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट एक तरफ जा रहा है, एक तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, बराबर कि एक ही तरफ जा रहा है ये, तो इसका मतलब आपने समझ लेना ये पोलर है, ये क्या रहेगा, पोलर रहेगा। तो रिजल्टेंट आपको देखना पड़ता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए यहां पर दिया है आपको, देखिए इन सच केस द डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज द वेक्टर सम ऑफ द डायपोल मोमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। मैंने बोला ना कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट एंड द ज्योमेट्री, ठीक है, डायपोल मोमेंट एंड द ज्योमेट्री, यहां पर बहुत ज्यादा मैटर करेगा स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन। क्या मैटर करेगा, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ओके, एंड सिमिलरिटी ऑफ बॉन्ड। प्लेनरिटी भी कंसिडर करेंगे हम, क्या कंसिडर करेंगे, प्लेनरिटी। आपको हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए, सिमिलरिटी ऑफ बॉन्ड पता होना चाहिए, और प्लेनरिटी भी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय प्लेनरिटी, ओके, व्हाट इज मीन बाय सिमिलर बॉन्ड। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, तो दो बॉन्ड चाहिए, बराबर है कि नहीं। sp3 है तो कितने बॉन्ड चाहिए, तीन, ओके। sp3d है तो कितने चाहिए, sp3 है तो चार चाहिए, इधर तीन चाहिए, हाँ सॉरी, sp है तो दो चाहिए, sp है तो क्या चाहिए, दो, ओके। उसके बाद sp3d है तो कितना चाहिए, पांच, sp3d2 है तो कितने चाहिए, छह। इसका मतलब क्या है बताओ, अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, छह बॉन्ड फॉर्म किए, छह के छह इक्विवेलेंट है, तो आपने समझ लेना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है।
और उसका डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप BF2 में देख पा रहे हो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बराबर है कि नहीं। फिर बाद में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैटर करेगी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायपोल मोमेंट इन NH3 एंड NF3 बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। NH3 और तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको, तो फिर आपको समझ में आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CET पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखो, ये डिफरेंस पूछा ही जाएगा आपको कि NH3 और NF3 में NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है स्टूडेंट एज कंपेयर टू NF3। कैसे बताता हूं, देखिए ये यहां पर देखिए। हाँ, NH3 की बात करते हैं। अभी देखिए NH3 की जब मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बराबर दिख रहा है आपको। ओके, और लोन पेयर है तो लोन पेयर भी अपनी तरफ खींचेगा, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है ये बता रहा है आपको कि एक ही तरफ जा रहा है, एक ही तरफ जा रहा है ना, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, वेरी हाई रहेगा। इट विल बी वेरी हाई। अभी यहां पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है पता है, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है फ्लोरीन, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दो आपको क्या मिल रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायपोल मोमेंट जो थोड़ा सा लो हो जाएगा। मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट में ना सेंट्रल एटम अगर है, सेंट्रल एटम, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा ना स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा रहेगा। अगर मैं मल्टीपल बॉन्ड की क्या करूं, बात करूं, तो ये आपने पढ़ लेना है, मैंने अभी बता दिया आपको किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, चलिए कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, अभी ये पार्ट पे आ गए, कोवैलेंट बॉन्ड इन आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। इसको अगर समझना है ना स्टूडेंट, तो आपको ना पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ये फजन्स ने एक्सप्लेन किया था, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ cation and the polarizability of the anion and extension of the distortion, that is polarization of anion। जनरली anion का पोलराइजेशन होता है। देखिए हाँ, क्या मतलब होता है, अगर कैटायन की साइज बहुत ज्यादा छोटी हो जाए ना स्टूडेंट, तो पोलराइजेशन पावर बढ़ जाती है, और एनायन की साइज अगर बहुत बड़ी हो जाए तो पोलराइजेशन पावर बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है आपको। सो पोलराइजेशन, क्या पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा क्या रहेगा स्टूडेंट, पोलराइजेशन रहेगा, उतना ज्यादा क्या रहेगा, पोलराइजेशन रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो भी पोलराइजेशन ज्यादा है, निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो भी पोलराइजेशन क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या होता है, देखिए स्मॉलर, अब ये जो है ना, तो ये यहां पर दिख रहा है आपको, ये इसको ना एक्वायर जब कर लेता है ना, ये इधर आ जाएगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और जब ऐसा पोलराइजेशन होगा, ओवरलैपिंग होगा, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। देखिए the cation polarizes the anion, pulling the electronic charge towards itself and thereby increasing the electronic charge between the two, दोनों के बीच में। ओके, और ओवरलैपिंग करने लगता है। ओके, in a covalent bond electron charge densities between the nuclei, factors affecting the percent covalent character of the, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड दिया है आपको, ठीक है, चार्जेस आपको कंसिडर करने हैं। चलिए क्या क्या होता है देखो, आप पोलराइजेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखो इन पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, ठीक है। इट इज द एक्सटेंट ऑफ टू विच द कैटायन कैन पोलराइज एन एनायन। ओके, इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। मैंने बोला चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू वॉल्यूम, चार्ज कितना ज्यादा और वॉल्यूम कितना कम है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज कम होने लगती है, तो वॉल्यूम भी कम होगा, है कि नहीं। चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू वॉल्यूम, पोलराइजिंग पावर is directly proportional to charge density, ऊपर भी लिखा है, more the charge density greater is the polarizing power of that cation। चार्ज डेंसिटी समझ लो, हाँ, चार्ज ज्यादा है मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज और वॉल्यूम दोनों भी देखना पड़ता है। पोलराइजेबिलिटी, इट इज द एक्सटेंट टू विच an anion can polarize। Okay, it can also be called as the ease with which an anion can be polarized। Polarization is the distortion of a spherically symmetric electron cloud to an asymmetric क्लाउड। ओके, चलिए असिमेट्रिक क्लाउड फॉर्म हो जाती है। फजन्स रूल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, तो याद रखो, और फजन्स रूल के जो फैक्टर है वो भी याद रखो, ये तीनों चीजें याद रखनी आप। Partial covalent character of ionic bond was discussed by the Fajans rule in terms of the following rules। Okay, size of the ion, okay, याद रखो, याद रखो, smaller is the size of cation, larger is the size of anion, greater is the covalent character। याद रखो, size of the ion, covalent character, क्या covalent character is directly proportional to positive ion। Okay, directly proportional to, sorry, is directly proportional, okay, directly proportional to negative ion size, और inversely proportional to, तो इतना क्या करना है आपको याद रखना है। The charge of the cation, greater the charge of cation, greater is the covalent character। Okay, electronic configuration भी मैटर करता है, कि जो डिफाइन करेगा आप कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख रहे हो, उसको डिपेंड करता है। क्या वो सुडो इलेक्ट्रॉनिक गैस कंफिग्रेशन है, वो भी कंसिडर करना पड़ता है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं बेटा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट करने से पहले कुछ एक 5 मिनट का ही ब्रेक लेते हैं हम, ठीक है। अभी पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है VSPR थ्योरी, ठीक है।
चलिए, वीएसपीआर थ्योरी क्या है? वीएसपीआर थ्योरी इज अ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका मेन पोस्टुलेट ही बताता हूं स्टूडेंट, बाकी आप पढ़ लेना। यहाँ पर मेन पोस्टुलेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं बताऊंगा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उस पे क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा, बराबर है कि नहीं? मतलब दो टाइप के पेयर्स होते हैं, बॉन्ड और लोन पेयर्स। ओके, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंशियल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। अभी किस टाइप के होते हैं तो ये पूरा उस पर डिपेंड है। जो बॉन्डिंग हुई है ना, जो मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम जो है, उस सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर है, इस पे ही वीएसपीआर थ्योरी क्या होती है, डिपेंड होती है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है फॉर स्टेबिलिटी एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या पॉस्टुलेट्स होते हैं इनके, देखिए पढ़ लेना है पॉस्टुलेट्स, मैं ओरली भी बता सकता हूं। उनका ये मानना है कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं अपना रिपल्शन कम करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन एक्वायर करते हैं और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर शेप इनको मिलता है। पर्टिकुलर पोजीशन इसलिए एक्वायर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम हो सके, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो और स्टेबिलिटी बढ़े। इसको ही बोलते हैं वीएसपीआर थ्योरी। और ये शेप क्या करेगा बेटा? डिसाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताने की कोशिश की है। तो इनका यह मानना है कि जो भी सेंट्रल एटम होता है उसके पास दो टाइप के पेयर होते हैं। कितने टाइप के पेयर होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप के? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये जो रिपल्शन होता है ना बेटा, ये रिपल्शन का ऑर्डर क्या है? तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, फिर सेकंड नंबर पे आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बेटा क्या आएगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है कि लोन पेयर्स आर लोकलाइज ऑन द सेंट्रल एटम एंड ईच बॉन्डेड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन दी टू एटम्स। अभी लोन पेयर क्या होती है ना कि वो सेंट्रल एटम पे रह जाती है, लेकिन शेयर्ड पेयर जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो बॉन्डिंग में जाती है। सो बॉन्डिंग में जब चली जाती है तो उसमें रिपल्शन कम होगा, और जो लोन पेयर होगी उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, बिकॉज दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, नॉट इन्वॉल्व इन दी बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनके द्वारा हुआ रिपल्शन थोड़ा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए ओके। एज अ रिजल्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग। ओके, तो उसकी वजह से लोन पेयर का रिपल्शन क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए देखिए अभी कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए उन्होंने, तो आपको समझना है कि किस तरीके से वो एक्वायर कर लेते हैं। ताकि अब मुझे बताइए, दो ही बॉन्ड होंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से ऐसे ही जाएंगे ना, दो ही होंगे, ये किधर रहेगा इधर रहेगा, भाई मत कर रिपल्शन, पास ही मत आ तू, है क्या नहीं? जब तीन बॉन्ड होंगे तो आपको पता है बॉन्ड एंगल कितने का आएगा? 120 का आएगा। कितने का आएगा? 120 का, क्योंकि सिमिलर डिस्टेंस है ना बेटा। कैसा डिस्टेंस है? सिमिलर। जैसे टेट्राहेड्रल की तरफ हम आते हैं, टेट्राहेड्रल की तरफ, तो आपको ये मिलेगा। तो ना यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ज्योमेट्री की बात समझ लो आप। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर और टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये समझ लेना है। यहाँ की यहाँ दोनों की दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर है। यहाँ तीनों की तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर। यहाँ पे चारों की चारों क्या है? बॉन्ड पेयर है। नो लोन पेयर इज देयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। उसके एग्जाम्पल भी आपको दिए, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। यहाँ पर देखो आप लोग, ठीक है, कितने हैं बॉन्ड पेयर? कितने हैं? 5 है। ओके, और लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6 है। सारे के सारे कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो मतलब ये इस तरीके से डिसाइड हो चुका है कि बस ये ऐसा ही होगा, ताकि मॉलिक्यूल क्या रहे? स्टेबल रहे। मॉलिक्यूल क्या रहे? स्टेबल रहे। अभी देखो अगर आप देखोगे ना तो लगभग बाकी सारी जगह पर सेम है, बस ये अकेला जो है ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तीन बॉन्ड जो है ना बेटा, ये क्या होते हैं? इक्वेटोरियल, 120 के होते हैं। और तीन जो है ना ये 90 डिग्री के होते हैं। कितने? 90 डिग्री। उनको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। तो थोड़ा सा इससे भी, और बॉन्ड एंगल जैसे कम होते जाता है ना तो रिपल्शन बढ़ता है और मॉलिक्यूल क्या होने लगता है बेटा? अनस्टेबल होने लगता है। ये देखो यहाँ पर क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल होता है। कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम एंड चार्ज। देखिए मैं बताता हूं आपको, अभी देखो हाँ, पीसीएल5 में देखना है आपको। तो कितने है पीसीएल5 में? सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। और जो मोनोवैलेंट एटम है, देखो मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बस इसके अलावा दूसरा कोई लेना ही नहीं आप। तो कितने हैं साइड में? 5। तो कितने आएंगे बेटा? 5। तो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 5। तो 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर्म होगा। तो कितने बॉन्ड पेयर है ये अगर आपको समझना है तो। हाँ, उसके बाद भी अगर आपको, अगर देखिए ना यहाँ पर 5 है लेकिन आपको इधर 4 ही मिल रहा है। जैसे कि मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, SF4 लेते हैं। क्या लेते हैं? SF4। ठीक है, समझ, SF4 आ गया आपको। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 के। यहाँ पर कितना आएगा? 5। तो 5 होने चाहिए कि नहीं बॉन्ड, लेकिन 4 ही है। तो ऐसे केस में समझ लेना है कि 4 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लोन पेयर है। तो उसको एक्वायर करा देना है आपने। ठीक है, लोन पेयर ऐसी जगह पर जाएगी बेटा जहां पर बॉन्ड एंगल सबसे क्या रहेगा? कम रहेगा। चलिए, अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर्स। ओके, तो ये मैं डायरेक्टली आपको यहां पर दिखाऊंगा कैसे शेप आता है। देखिए हाँ, ये इक्वेशन आप याद रखो। हाँ, आपकी बुक में भी दिया होगा आपको, तो इसको याद रखना है। कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया आपको। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 3, लेकिन 2। तो कैसे कैलकुलेट किया? इसका एग्जांपल दिया है, सपोज SO2। क्या दिया है? SO2 कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। हाफ सेल के पास कितने होते हैं? 6। बाकी तो 0 ही है क्या नहीं? मोनोवैलेंट आइटम को है ही नहीं, तो कितने हो गए? 3। तो बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए थे? 3, लेकिन SO2 है तो बॉन्ड पेयर कितने रह गए? 2। तो मतलब ये क्या है? लोन पेयर। दिख रही है आपको एक लोन पेयर? तो कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। और इधर ये शेप दिया है, ज्योमेट्री इज डिफरेंट एंड शेप इज डिफरेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इधर भी दिया है आपको, ठीक है, 5 मतलब जो टेबल में दिया है वही मैं बता रहा हूं आपको, पर 6 तक ही करो, 7वां भी होता है, 7वां भी होता है, लेकिन आप यहां तक कर लो, ठीक है, आएगा समझ में स्टूडेंट। ये होती है, ये देखिए इफेक्ट ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके, ये आपको पता है स्टूडेंट, ये सारे के सारे sp3, ये सारे के सारे क्या है sp3, पर फर्क क्या है पता है इसके अंदर ना चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, और एक क्या है लोन पेयर। इसमें क्या है पता है आपको, इसमें 3 ना बॉन्ड पेयर है, और एक क्या है लोन पेयर है, और इसमें क्या है 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर। आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है आपको समझ में, ठीक है, तो इसकी वजह से ना बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ओके, या फिर बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। जितने ज्यादा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होंगे बेटा, देखिए मैं बताता हूं आपको, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर एट, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर एट सेंट्रल, ओके, एंड बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर एट साइड आइटम पे जितने ज्यादा क्या रहेंगे लोन पेयर। तो ये है बेटा वीएसपीआर थ्योरी, जो आपको समझनी है, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है आपने देख लेने हैं कि बॉन्ड एंगल क्यों कम होता है, लोन पेयर है आपने बता देना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद हमें देखनी है स्टूडेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या देखनी है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। आपने क्या करना है ना बेटा, बार बार इसको क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है, बार बार क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, समझना आसान हो जाए। तो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी हम बोलेंगे, ओके। क्या होती है वीबीटी, चलिए जल्दी से देख लेते हैं, और आपने भी क्या करना है, इसको रीड कर लेना है, क्योंकि अभी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ओके। क्या रहता है देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके, क्या क्या कौन कौन से ओवरलैपिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए आपको, बराबर कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझना आपके लिए आसान होगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स, तो ये दिया है, तो ये इतना जरूरी है नहीं फिलहाल में, लेकिन आप पढ़ सकते हो कि क्या होगा, अप्रोच होता है, रिपल्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आती है, ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए, तो वही बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत है नहीं, ओके। रिपल्सिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ओके, जल्दी से समझने की बस हमें क्या करनी है, कोशिश करनी, वो ज्यादा बोल दिया उन्होंने, ठीक है। हाँ, ये हमारे लिए जरूरी है, क्या जरूरी है हमारे लिए, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन दूसरा कुछ बताता ही नहीं है ना आपको, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, देयर शुड बी ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम हैविंग नियरली सेम एनर्जी, एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ओवरलैपिंग कितने टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है, तो एनर्जी सेम होनी चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, ये देखिए ये ओवरलैप दिए, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैप दिए आपको, बराबर है, ओके। सो यहाँ पर पी ओवरलैप है, यहाँ पर एस पी ओवरलैप, ये कौन सा है, पीपी ओवरलैप है, सिग्मा, ओके। ये कौन सा ओवरलैप है, एस पी ओवरलैप है, ये भी कौन सा होगा, सिग्मा, लेकिन ये साइड बाय, तो ये कौन सा ओवरलैप है, पीपी है, लेकिन ये पाई बॉन्ड वाला है, ये भी पीपी है, लेकिन ये कौन सा है, पाई बॉन्ड वाला है। तो ये दोनों जो है ना बेटा, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, ओके, लीनियर ओवरलैपिंग बोली, इसको बोलते हैं साइड बाय ओवरलैपिंग। ये साइड बाय क्या है, ओवरलैपिंग है, बराबर नहीं, या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं आप। ये देखिए ओवरलैप दिया है, नेगेटिव जीरो ओवरलैप, अभी ये कुछ ये दिया है, नेगेटिव ओवरलैप रिजल्ट्स इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट फेज ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है, सिमिलर और डिफरेंट में होता है वो, ठीक है। और ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके, ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलना है, पॉजिटिव ओवरलैप, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंड जो है। नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, देख पा रहे हो आप, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ऐसे इधर एटम, बराबर कि नहीं, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा बेटा, ये ऐसा 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 जा रहा है, ये एक्सिस है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे कुछ फॉर्म होगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल बता दूं आपको, दिस इज कॉल्ड एज ए सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए पाई बॉन्ड। तो याद रखो, यस सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, पी एक्स पी वाई पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, पी जेड क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर डी की मैं बात करूं तो डी हमेशा क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। डी डी ओवरलैप देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड दिया है, एस एस ओवरलैप भी दिया है, सिग्मा बॉन्ड भी दिया है, तो ये मैं अभी बार बार बताऊंगा नहीं, आपने रीड कर लेना है। एसपी ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा, एसपी ओवरलैप में पाई बॉन्ड भी आपको दिया होगा, ये पीपी ओवरलैप है, हाँ पाई बॉन्ड नहीं होगा एसपी ओवरलैप में, देखिए ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये लोग थोड़े इलोंगेटेड हो जाते हैं, अभी ये हो गया ना, ये बाकी के पोल इधर आ गए, बराबर की, ठीक है। यहाँ पर दिया है पाई बॉन्ड, ओके। तो साइड बाय, ये भी पीपी ओवरलैप है, ओके, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज स्मॉलर, ये सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, ओके, एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड थोड़ा क्या होता है वीक, क्योंकि ओवरलैप थोड़ा सा कम होता है, उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी पैरेलल होता है, ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, क्या होता है, पैरेलल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा, डिफरेंस, हाँ ये बहुत जरूरी है, डिफरेंस इसको समझ लेते हैं, है कि नहीं, हाँ इसको पढ़ लो एक बार। इट इज फॉर्म बाय एंड टू एंड ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैप होगा, इट इज फॉर्म बाय लैटरल ओवरलैप, कहां कहां पर होता है, इस चीज पर फोकस करो आप, यस यस यस, पी पी बोला ना मैंने, ये पीपी और ऑर्बिटल में होगा, डी भी आता है कभी, स्ट्रांग है ये वीक है,
Electron cloud is symmetrical. Electron cloud is not symmetrical. It consists of one electron cloud which is symmetrical about the internuclear axis. There are two electrons cloud lying above the below the plane of the orbital. ऊपर भी नीचे भी है ना. It has independent existence is formed along with sigma bond. सिग्मा बॉन्ड होगा तभी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा. फ्री रोटेशन अबाउट बॉन्ड इज पॉसिबल, बहुत जरूरी है. रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड. यहाँ पर रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी याद रखिए आप लोग. चलिए अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आएगा स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन का. किसका आएगा, हाइब्रिडाइजेशन. ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है. क्या किया है, मॉडिफाई. तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में होता है क्या मैं बोलता हूँ. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ही एटम के ऑर्बिटल जिनके पास सिमिलर या थोड़ी बहुत डिफरेंस एनर्जी होती है, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, और ओवरलैप होने के बाद देखिए यहाँ, ओके, और नए ऑर्बिटल बनाते हैं सेम नंबर, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. ये जो देखिए ये ऑर्बिटल है, ये इनका क्या होता है ना, इनमें मिनिमम एनर्जी होती है. क्या होती है, मिनिमम एनर्जी. और क्या होता है, मैक्सिमम सिमेट्री होती है. क्या होती है, मैक्सिमम सिमेट्री. क्योंकि याद रखो बेटा, जितनी ज्यादा सिमेट्री रहेगी, ओके, एंड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन. क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है, बराबर कि नहीं. तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन. क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. 6 टाइप है जो मैं बताऊंगा आपको. देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहां पर दिया, टेबल याद रखो आप. ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. भाई यहां पर क्या करता हूं मैं, यस ऑर्बिटल लिखता हूं, सो आपको समझने में आसानी होगी. यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड टाइप. ओके, देखिए ये यस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, कौन सा, यस पी. एक यस ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यस पी टू. ओके, एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा, एस पी थ्री आएगा. इसके बाद यहां पर क्या आएगा, एक एस ऑर्बिटल आएगा, तीन पी ऑर्बिटल आएगा, एक डी ऑर्बिटल आएगा, बराबर एक एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन आएगा. यहां पर तीन, यहां पर डी दो आएंगे, एस पी थ्री डी टू आएगा. तीन और यहां पर कितना आएंगे, तीन, एस पी थ्री क्या आएगा, डी थ्री आएगा. ठीक है, तो आपको ये दिया है. हाँ कभी कभी ना होता है कि ऑर्बिटल ना, या जैसे कि एस पी थ्री मैंने दिया है, तो उसमें एक चेंजेस भी आपको मिल सकते हैं. इसको इनर बोलते हैं, और ये स्क्वायर प्लेनर होगा. क्या फर्क होता है sp3 में और dsp2 में, ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर. ये जनरली आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जरूरी रहेगा, बराबर कि नहीं. ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम उसी की तरह है ना. जो बॉन्ड पेयर हम निकालते हैं ना, कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो ये उसी से आप निकाल सकते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, तो याद रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होनी जरूरी है. सराउंडिंग में मोनोवैलेंटी होना चाहिए. कौन कौन से, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, और अगर कोई चार्ज हो, प्लस माइनस चार्ज, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. और ये ज्योमेट्री भी दी है आपको, कौन कौन से ज्योमेट्री रहेगी, तो ये टेबल आपने याद कर लेना बेटा. ठीक है, चलिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल दिया है आपको. सबसे पहले एस पे हाइब्रिडाइजेशन दिया है. क्या एस पे हाइब्रिडाइजेशन का ये क्या है, 180 डिग्री, और क्या है, लीनियर. बस बाकी कुछ ज्यादा भी याद मत रखिए आप, बराबर कि नहीं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी. ओके, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 120 का रहेगा. बॉन्ड एंगल कितना, 120. एंड हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या रहेगा, sp2 रहेगा. उसके बाद आएगा बेटा sp3. ओके, तो टाइप कौन सा है, sp3 है. और बॉन्ड एंगल कितने का है बेटा, बॉन्ड एंगल कितने का, 109 डिग्री 28 मिनट. सिर्फ वीएसपीआर थ्योरी ने पहले ही बताया है, बराबर कि नहीं. ठीक है, चलिए NH3 मॉलिक्यूल का नेचर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक लोन पेयर आ जाती है बेटा. तो ये याद रखना है कि लोन पेयर होती है. देखिए कितने ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वो आपने देखना है. अगर 4 है और 3 ही बॉन्ड पेयर आपको दिख रही, 3 ही बॉन्ड दिख रहे, तो ये क्या रहेगी, लोन पेयर रहेगी. ठीक है, तो इसलिए उसका शेप चेंज हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है. वाटर मॉलिक्यूल का भी दिया है, बराबर कि नहीं, शेप चेंज हो जाएगा, तो वो वीएसपीआर थ्योरी में पढ़ लेना आपने. ये बाकी इथेन, इथीन, इथाइन का स्ट्रक्चर दिया आपको. ओके, बराबर कि नहीं. चलो समराइजेशन क्या है इसमें याद रखो. हाँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा, sp क्या रहेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा. आया समझ में. ठीक है, तो यहाँ पर s और p ऑर्बिटल क्या है, इन्वॉल्व है, तो ये भी आपने याद रखना है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व विद d ऑर्बिटल. तो दो हमें देखने बेटा, pcl5 एंड sf6 हम देखेंगे. ओके, चलिए कौन कौन से है, dsp2 है, sp3d है, sp3d2 है, sp3d2d2, sp3 भी हमें दिया है. तो ये जनरली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर जो दिखाना है वो दिखाता हूं मैं आपको. pcl5 आप देख पाओगे, तो pcl5 में फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बेटा sp3d. देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ गया. ओके, तो sp3d होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का बॉन्ड आपको मिलता है. ये ट्राइगोनल हो गया, और ये क्या होगा, बाइपिरामिडल. तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, बराबर कि नहीं. ठीक है, इस कुछ इस तरीके से. ओके, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिया है स्टूडेंट. ओके, pcl5 का, तो ये भी अभी ज्यादा इसमें ये करने की जरूरत नहीं. sf6 दिया है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मैं बोल सकता हूँ. यहाँ पर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं ऐसे. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, sp3d2 आएगा. ये देख रहे हो आप. ओके, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो आप, ऐसे अगर कनेक्ट कर दिया
मस्त ज्योमेट्री बनेगी स्टूडेंट, है क्या नहीं, मस्त ज्योमेट्री बनेगी इसकी। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बराबर है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दिया है आपको ज्योमेट्री। ओके, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। IF7 भी होता है, लेकिन वो यहाँ पर दिया नहीं आपको, सीटी के लेवल में वो है नहीं। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमें देखना है स्टूडेंट, वो है एमओटी, लेकिन वो हम थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम अभी खत्म ही करने वाले हैं इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट किसका, इस टॉपिक का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किसने दी है, नाम याद रखो, हंस एंड RS मुलिकन ने दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है क्या यहाँ पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, जो मेन पॉइंट है वो याद रखो बस, ठीक है। अभी सब कुछ याद रखने का टाइम हमारे पास है नहीं बेटा, ठीक है, हमें स्कोर करना है, बराबर कि नहीं। तो आपने याद रखना है इस चीज को, ठीक है। ये जो साई लिखा है ना बेटा, ये हाँ, ये जो साई लिखा है ना, इसका मतलब होता है वेव फंक्शन। ये क्या है, वेव फंक्शन है। एंड वेव फंक्शन इज नथिंग बट ये वेव फंक्शन क्या है, ये कंबाइन हो जाएंगे, इसमें एडिशन होगी या फिर सब्सट्रैक्शन होगी, यही दिया है उन्होंने। एडिशन और सब्सट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, अभी इधर ध्यान दो, देखिए वही बताने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है। जब एडिशन होती है तब क्या होता है, ये एडिशन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये एडिशन वाला पार्ट है, ये सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट है। ये दिख रहा है आपको, ये वो है, और ये भी क्या दिख रहा है बेटा, ये वो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कंबाइन हो जाएंगे। अभी यहां पर एडिशन हुई है, एनर्जी कम होगी, तो आपको बीएमओ मिलेगा। क्या मिलेगा, बीएमओ, ये है बेटा बीएमओ। ओके, और फिर क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये ऊपर आ जाएगा, यहां पर मिलेगा बेटा आपको ये एमओ, क्या मिलेगा, ये एमओ। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये एमओ फॉर्म करेगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी कम होती है, इनकी ज्यादा होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल से इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये अनस्टेबल होती है, ये क्या होती है, स्टेबल होते हैं। यहां पर बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है बेटा, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। याद रखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एमओटी में यही बताया गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, अप्रोच करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, उसमें से आधे जाएंगे लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, जिसको हम बोलेंगे क्या, बीएमओ, आधे जाएंगे ऊपर। ओके, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पहले लोअर एनर्जी लेवल में और फिर हायर एनर्जी लेवल में। बस यही तो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। चलिए यहां पर आपको अभी ना ये चीजें समझनी है, क्या है देखो, बॉन्डिंग फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ ये बहुत जरूरी है, तो ये पढ़ लेना आपने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एड सब्सट्रैक्ट। Electron density is located between the nucleus of bonded atoms between which the repulsion between the nuclei is very less। यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। ओके, रिपल्शन न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लेस इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर, destabilize the molecule, and the electron placed in the antibonding molecular orbital possesses lower energy, possesses higher energy। Okay, it does not have nodal plane, it has a nodal plane। याद रखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट। क्या, इसको कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, इसको हमेशा नोडल प्लेन होता है। क्या होता है, नोडल प्लेन होता है, इसको कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। बॉन्डिंग को कोई नोडल प्लेन नहीं रहेगा, एंटी बॉन्डिंग को हमेशा क्या रहेगा बेटा, नोडल प्लेन रहेगा। समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए कंडीशंस क्या है देखो, हाँ कंडीशंस मैं बता रहा हूं आपको, ये टॉपिक खत्म ही करते आए हैं हम। कंडीशन क्या है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, by convention z axis taken as the molecular axis। Okay, for example 2pz orbital one atom can combine with 2pz orbital of other atom but not with px and py because the different symmetries। The combining atomic orbital must have overlap to the maximum extent, greater the extent of overlap greater will be the electron density between the nuclei of the molecular orbital। समझ लेना है बेटा, इसको समझ लेना है, ठीक तरीके से समझ लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी क्या दिया है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिया है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं क्या है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Molecular orbitals designated as sigma, pi bond and delta। sigma molecular orbital symmetry around the bond axis, while pi molecules are not symmetrical। ठीक है, इतना ही याद रखो, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं करना है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स दिए, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिए, 1s 1s। तो देखिए अभी यहाँ पर याद रखो, 1s है, दूसरा 1s है, तो क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा 1s, और दूसरा जाएगा सिग्मा स्टार 1s में जाएगा। किसमें जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, बराबर कि नहीं। 2pz है तो 2pz भी सिग्मा बनाएगा, 2pz है तो क्या बनाएगा, सिग्मा 2pz बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, सिग्मा स्टार 2pz बनाएगा। ओके, और जो बाकी होते हैं px और py, ये पाई ऑर्बिटल बनाते हैं बेटा। कौन से पाई ऑर्बिटल, px एंड py लगभग सेम एनर्जी होती है, तो पाई टू px बनाएंगे इक्वल टू पाई टू py बनाएंगे, और फिर पाई स्टार टू px बनाएंगे इज इक्वल टू पाई स्टार टू py बनाएंगे। याद रखना है बेटा इस चीज को, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम दिए कुछ मॉलिक्यूल की, याद रखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनर्जी लेवल डायग्राम जो आपको दिए है यहाँ पर, याद रखना आप सभी ने, दिख रहा है आपको,
ओके, तो ये कब यूज करना है आपको, जब 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 15 या 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। और ये कब यूज करना है बेटा, जब आपके पास 15 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 15 ज्यादा और 15 से कम इलेक्ट्रॉन हो, बराबर कि नहीं। नाइट्रोजन तक आप यूज कर सकते हैं, फर्क कहीं पर नहीं है, बस यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, ये 2p z पहले है, तो ये किसकी वजह से होता है ना, ओवरलैप की वजह से होता है, ठीक है। मतलब ये जो p ऑर्बिटल होता है ना, उसकी वजह से। तो ये कुछ डायग्राम आपको दिए उन्होंने, वो आपको याद रखने, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते जाएंगे हम, 1 2 है ना, 3 4 के 5 6 7 8 के, फिर यहाँ पर कितने जाएंगे। अब ये आपको क्या करना बेटा, याद रखना, ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ना, या एनर्जी डायग्राम जो दिख रहे हैं ना आपको, तो ये आपको याद रखनी, बहुत आसान है याद रखना, ठीक है। इस हिसाब से आपने कर लेना है उसको। चलिए, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी निकाली जाती है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकाली जाती है, बॉन्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हाफ ऑफ एन बी अपॉन एन ए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड ऑर्डर। और आपको पता है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, ओके, इतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ और उतनी कम बॉन्ड लेंथ। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगा रिलेटेड प्रॉब्लम में, किसमें, रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या करेगा, हेल्प करेगा। देखो हाँ, क्या दिया आपको, दिख रहा है। पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मीन स्टेबल मॉलिक्यूल, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर अनस्टेबल मॉलिक्यूल, जीरो बॉन्ड ऑर्डर अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ये तो मैंने बताया। इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज 1 2 3, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बोलो ना, बॉन्ड ऑर्डर अगर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो एक ही बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है तो दो बॉन्ड होंगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो 3, जैसे कि H2 है, O2 है और N2 है, तो आप देखोगे एक सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो नो, तो ये क्या रहेगा बेटा, डायामैग्नेटिक, ये क्या रहेगा बेटा, डायामैग्नेटिक। ओके, चलिए, उसके बाद अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक क्यों ना हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर है तो समझ लेना है क्या है, प्यारा मैग्नेटिक है। ये तो बहुत बार हो चुका है बेटा, बहुत बार हो चुका है, इसमें बार बार डिस्कशन करना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपने कर लेना है। अभी ये एग्जांपल आप देख लो, लगा तो मैं लास्ट में टेबल बना के देता हूं आपको, आप याद रखो इसको, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ लेना है कि क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर कि नहीं, ठीक है। एक मैं ऑर्डर दे ही दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेना है आपने, ठीक है, ठीक से लगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम चाहिए हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, क्या, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन, बराबर कि नहीं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, बराबर कि नहीं, ठीक है। दो टाइप होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर, ओके, कंडीशन दिया है हमें, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर की कंडीशन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर है, ओके, तो ये दिए है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ओके, डेंसिटी भी बढ़ती है, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रामोलिकुलर में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये बेस्ट एग्जांपल याद कर लो आप, सैलिसाइलर और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो याद ही कर लो आप, तो मतलब ये नीट में भी पूछा था ये सवाल, बराबर कि नहीं स्टूडेंट, है क्या नहीं, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर खत्म हो जाता है स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक, ओके, यहाँ पर ही ये टॉपिक हम खत्म कर देते हैं। आपने इसको पढ़ना है, इसके अगर कुछ डाउट्स आपके मन में होगा तो उस डाउट को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। रुकते ही यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, बाय बाय। इसके पीवाईक्यू जो है बेटा, इसके पीवाईक्यूज का लेक्चर हम सेपरेटली लेंगे, लेकिन पीवाईक्यूज आप देख लो, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू द पीवाईक्यू यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बाय बाय।